Hi guys, welcome back. This is Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, in today's lecture I am going to discuss with you the last part or the last canto of the poem Ode to West Wind. Okay, so let's start. Make me thy lyre even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal note, sweet though in sadness. पोइट इसमें क्या कह रहा है? अभी तक प्रेयर कर रहा था, लास्ट कैंटो में आपने पढ़ा होगा, तो वो प्रेयर कर रहा था उसको एज अ वेव, एज अ लीफ, एज अ क्लाउड उसको लिफ्ट कर ले। कौन? वेस्ट विंड। ऐसा वो प्रेयर कर रहा है। यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहा है? द पोएट मेक्स अनदर प्रेयर। उतनी प्रेयर के बाद वो एक दूसरा प्रेयर उससे करता है, फॉर पोएटिक इंस्पायरेशन फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। इस स्टेंजा में पोएट वापस से वेस्ट विंड से प्रेयर कर रहा है। किसके लिए? पोएटिक इंस्पिरेशन, पोएटिक प्रेरणा के लिए। और ये क्यों कर रहा है? फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की भलाई के लिए, मानव की भलाई के लिए। द पोएट आस्क्स द वेस्ट विंड टू ट्रीट हिम एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन हुज स्ट्रिंग्स शी कैन प्ले एज शी प्लेज ऑन द फॉरेस्ट। कह रहा है ना, मेक मी दाई लायर, मुझे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। एज द फॉरेस्ट इज, जैसे कि जंगल एक तुम्हारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा कि अगर तेज़ हवा चल रही है और फॉरेस्ट बगल में हो, पेड़ पौधे बगल में हो, तो एक अलग अजीब सा साउंड प्रोड्यूस होता है, एक अजीब सा साउंड निकल के आता है। तो वो कहता है जिस तरह से फॉरेस्ट तुम्हारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसी तरह से मुझे भी अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। ओके, फिर कहता है आगे वो कि ही सेज इट डज नॉट मैटर इफ ही इज इन द ऑटम ऑफ लाइफ। कह रहा ना कि वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओवन। पत्ते कब गिरते हैं? ऑटम। ऑटम मतलब पतझड़। पतझड़ मतलब अगर ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड कहें तो जिंदगी की प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो वही वो कह रहा है दूसरी लाइन में कि ही सेज इट डज नॉट मैटर इफ ही इज इन द ऑटम ऑफ लाइफ। अगर वो अपने ज़िंदगी के पतझड़ में या ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स वाली लाइफ में है तो कोई मैटर नहीं करता, कोई मतलब नहीं है इसका। ही सेज ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉयज, उसने अपने जॉय को खो दिया है, एनर्जी को खो दिया। एंड ही ऑल्सो लॉस्ट हिज एंथुसिज्म ऑफ यूथ एज, वो अपने यूथ एज की सारी चीज़ों को खो चुका है। ही सेज if west wind blows on the forest and on him, she will produce sober and taming music. लास्ट लाइन में लास्ट क्या कहता है वो कि the tumult of thy mighty harmonies, harmonies मतलब strong, mighty मतलब powerful, tumult मतलब sound, will take from both a deep autumnal tone, ऑटमनल टोन मतलब सोलमन टोन, सैडफुल थॉट, स्वीट दो इन सैडनेस। बोलता है कि मेक मी दाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एज द फॉरेस्ट इज, मुझे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो जैसा कि फॉरेस्ट है। इट डजेंट मैटर दैट आई एम इन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। इस बात का कोई मैटर नहीं है कि मैं प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ में हूँ, लाइफ की प्रॉब्लम्स में हो। आगे वो कहता है इफ़ यू ब्लो थ्रू मी एंड थ्रू फॉरेस्ट, अगर तुम मेरे अंदर से बहती हो या मुझे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती हो, और अगर तुम फॉरेस्ट के साथ बहती हो, बोथ कौन? द पोएट एंड द फॉरेस्ट विल प्रोड्यूस्ड एन ऑटमनल टोन। वो एक ऑटमनल टोन या एक ऑटमनल या सोलमन टोन प्रेजेंट करेंगे, गंभीर टोन प्रेजेंट करेंगे। दे विल बी स्वीट ऑल्दो इन सैडनेस, वो
सैडनेस में, दुख भरे होने के बावजूद भी बहुत एक स्वीट साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो आई होप ये इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तो एक बार मैं वापस रिकॉल करता हूँ इसको। पोएट क्या कहता है कि जैसे तुमने फॉरेस्ट को अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, ठीक उसी तरह से मुझे भी बना लो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे कोई बात नहीं मैटर करता, या इस बात को कोई मतलब नहीं है कि मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में बिजी हूँ या घिरा हुआ हूँ प्रॉब्लम्स के साथ। अगर तुम मेरे अंदर से बहती हो, फॉरेस्ट के अंदर से बहती हो, तो मैं और फॉरेस्ट दोनों ही एक गंभीर साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और ये गंभीर साउंड भले ही सैड होगा लेकिन स्वीट होगा। यही वो कहना चाह रहा है। चलिए आगे की लाइंस देखते हैं। Be thou spirit fires, my spirit thou, be thou me, impious one, drive my dead thoughts over the universe like the withered leaves to quicken a new birth, and by thy incantation of this verse scatter as an unextinguished hearth, ashes and sparks my words among mankind। फायर्स मतलब वायलेंट, इम्पियस मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, ड्राइव मतलब स्प्रेड, इनकेंटेशन मतलब म्यूजिकल इफेक्ट, स्कैटर मतलब स्प्रेड। अब वो क्या कहता है, द पोएट विशेस टू बिकम आइडेंटिफाइड विद द फायर्स एंड स्विफ्ट वेस्ट विंड। पोएट फायर्स और स्विफ्ट वेस्ट विंड के साथ क्या होना चाह रहा है, आइडेंटिफाइज होना चाह रहा है। ही अपील्स हर, वो वेस्ट विंड से क्या अपील करता है, टू स्प्रेड हिज थॉट्स इन द वर्ल्ड। लिखा है ना, ड्राइव माई डेड थॉट्स, मेरे थॉट्स को क्या कर दो, ड्राइव कर दो, स्प्रेड कर दो ओवर द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में फैला दो मेरे थॉट्स को। जैसे कि तुम किसको फैलाते हो, लाइक विदर्ड लीव्स, जैसे सूखे पत्तों को फैला देते हो, किसके लिए, टू क्विकन अ न्यू बर्थ, नए पत्तों के जन्म के लिए। तो वही चीज वो अपील करता है पोएट कि ही अपील्स टू वेस्ट विंड टू स्प्रेड हिज थॉट्स इन द होल वर्ल्ड सो दैट दे मे हेराल्ड द न्यू एरा, या दे मे ब्रिंग अ न्यू एरा या न्यू एज, ताकि इन थॉट के साथ एक नया एज या नए युग की शुरुआत हो सके। जिस तरह से तुम विदर्ड लीव्स को फैला देती हो ताकि वहां पे नए पत्ते आ सकें, इन द सेम वे ड्राइव और स्प्रेड माई थॉट्स इन होल यूनिवर्स या इन होल वर्ल्ड टू ब्रिंग अ न्यू एज, एक नए युग की शुरुआत के लिए इनको फैला दो। मतलब एक नए युग की शुरुआत के साथ, या मेरे थॉट्स को ऐसे फैला दो ताकि उसको लोग सुन करके, पढ़ करके एक नए युग की शुरुआत के बारे में सोच सके। आगे क्या कहता है, हिज थॉट्स डू नॉट हैव देयर फॉर्मर फायर, बोलता है कि मेरे थॉट्स जो है ना बिल्कुल पहले जैसे पावरफुल नहीं है, फॉर्मर फायर नहीं है उनमें, दे आर नॉट एज पावरफुल एज दे वर, माई थॉट्स are not as powerful as they were, but they are still inspirable, लेकिन वो अभी भी प्रेरणादायक हैं। ओके, तो कह रहा है दे आर स्टिल इंस्पायरेबल, वो अभी भी प्रेरणादायक हैं। जस्ट एज, बिल्कुल उसी तरह से, ऐसे जन स्पार्क्स फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम ए हर्थ, जैसे कि एक अनएक्सटिंग्विश्ड मतलब होता है बुझा हुआ, बिना जला हुआ, हर्थ मतलब होता है चूल्हा। पोएट ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि कोई चूल्हे पे रोटी बनाया, चूल्हे पे खाना पकाए, और खाना पकाने के बाद थोड़ी देर के लिए चूल्हा छोड़ दे, तो ऐसा लगता है कि चूल्हे में जो आग है वो धीरे धीरे बुझ गई और उसमें राख हो गई है। मतलब आग बुझने के बाद वो राख राख दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हवा चले तो आप देखेंगे कि राख उड़ जाती है और उसमें कोई चिंगारी चमकती हुई नजर आती है। आपने इमेजिन किया होगा, कभी देखा होगा ये चीज को। ठीक उसी तरह से पोएट कहता है कि मेरे जो थॉट्स हैं ना उस राख की तरह हो गए हैं, ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, लेकिन इन राख के अंदर जैसे अभी भी चिंगारी है, उसी तरह से
मेरे थॉट्स अभी भी क्या हैं, इंस्पायरेबल है, मतलब प्रेरणादायक हैं। जैसे कि हवा चलेगी तो राख बिखर जाएगा और चिंगारी दिखने लग जाएगी, उसी तरह से जैसे हवा चलेगी मेरे थॉट्स को लेके जाएगी, ये लोगों को इंस्पायर करेगा। ओके, तो कहता है कि हिज थॉट्स इज नॉट एज पावरफुल एज दे वर, बट they are still inspirable, just as ashes and sparks fly in all directions from a hearth. Similarly, the poet wants to his words to be scattered far and wide through his song. तो उसने क्या कहा कि जिस तरह से तुम, कौन, वेस्ट विंड, राख और चिंगारी को चारों तरफ फैला देते हो, ठीक उसी तरह से मेरे थॉट्स को भी मेरे सॉन्ग के माध्यम से चारों तरफ फैला दो। माई वर्ड्स अमॉन्ग मैन काइंड, मतलब सारे लोगों के बीच में ये मेरे वर्ड्स फैला दो। आगे क्या कहता है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये ऊपर वाली लाइंस। एक बार मैं वापस रिकॉल कर देता हूँ। तो वो पोएट क्या कहता है कि मुझे अपनी तरह ही कैसा बना लो, वॉयलेंट बना लो, विदाओ स्पिरिट फायर्स, मुझे अपने जैसा ही वॉयलेंट बना लो, मुझे अपने जैसा ही अनकंट्रोलेबल बना लो, और मेरे थॉट्स को पूरे यूनिवर्स में फैला दो, पूरे वर्ल्ड में फैला दो, जैसे कि तुम एक बुझे हुए चूल्हे से क्या करती हो, राख और चिंगारी को फैला देती हो। इसी तरह से मेरे थॉट्स को पूरे ह्यूमन बीइंग के अंदर या मैन काइंड के अंदर इसको फैला दो, ताकि उनको इंस्पायरेशन मिल सके, ताकि उनको कोई प्रेरणा मिल सके, एंड वो स्टार्ट हो सके एक न्यू एज की या एक नए एरा की शुरुआत के लिए। ओके, आगे देखते हैं। बी थ्रो माई लिप्स टू अनअवेकन अर्थ द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो यहां पे क्या कह रहा है, बी थ्रो माई लिप्स अनअवेकन अर्थ द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी। पोएट उससे क्या कर रहा है कि बी थ्रो माई लिप्स, मेरे लिप्स से होती हुई बहो, किसको कह रहा है, वेस्ट विंड से, कि मेरे लिप्स से होकर के बहो, कहाँ बहो, टू अनअवेकन अर्थ, सोती हुई धरती के ऊपर, किस रूप में, ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने वाली एक ट्रम्पेट, एक तुरही के रूप में या एक साउंड के रूप में, और उनको ये भविष्यवाणी करो। तो यहां पे क्या कह रहा है पोएट, ही विशेस द वेस्ट विंड टू एक्ट एज हिज माउथ पीस फॉर द अटरेंस ऑफ हिज प्रोफेसी रिगार्डिंग द गोल्डन एज ऑन द अर्थ। क्या कह रहा है, द पोएट वॉन्ट्स टू, या द पोएट विशेस दैट वेस्ट विंड टू एक्ट, वेस्ट विंड कैसे एक्ट करे, एज हिज माउथ पीस, उसके माउथ पीस की तरह, उसके वर्ड्स की तरह एक्ट करे, टू अटरेंस या टू अनाउंस हिज प्रोफेसी, उसकी भविष्यवाणी लोगों के अंदर अनाउंस करने के लिए वो बहे, और क्या अनाउंस करे, वो अभी आगे लाइन्स में देखते हैं। तो अभी फर्स्ट 2 लाइन्स में वो क्या कहना चाह रहा है पोएट, कि ही डिमांड्स या ही विशेस टू वेस्ट विंड टू एक्ट एज हिज माउथ पीस, उसके माउथ पीस की तरह, माउथ पीस कहने का मतलब उसके शब्दों की तरह एक्ट करे, कौन, वेस्ट विंड करे एक्ट, और ये अनाउंस करे, कौन सी क्या अनाउंस करे, प्रोफेसी, भविष्यवाणी। और ये भविष्यवाणी किससे रिलेटेड है, रिगार्डिंग द गोल्डन एज ऑन द अर्थ, जो एक गोल्डन एज धरती पे आने वाला उसको लेकर के एक भविष्यवाणी करे। तो यहाँ तक बात समझ रहे हो, फर्स्ट 2 लाइन में द पोएट वॉन्ट्स या द पोएट विशेस दैट वेस्ट विंड अनाउंस हिज प्रोफेसी अमॉन्ग द मैनकाइंड, वो ये चाहता है कि वेस्ट विंड अनाउंस करे हिज प्रोफेसी, उसकी भविष्यवाणी को, अमॉन्ग द मैनकाइंड, मैनकाइंड के अंदर उसकी प्रोफेसी को अनाउंस करे। क्या है उसकी प्रोफेसी, क्या है उसकी भविष्यवाणी,
इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। वो ये कहता है जस्ट एज ऑटम इज फॉलोड बाय विंटर, जैसे कि पतझड़ की ऋतु को कौन फॉलो करता है? विंटर। ऑटम इज फॉलोड बाय विंटर, पतझड़ के बाद क्या आता है? विंटर। एंड विंटर इज फॉलोड बाय स्प्रिंग, और विंटर के बाद क्या आता है? स्प्रिंग। इन द कोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के गति में। कहता है जिस तरह से प्रकृति के चाल में पतझड़ के बाद विंटर और विंटर के बाद स्प्रिंग, बसंत ऋतु आती है, सिमिलरली ठीक उसी तरह से इन दिस एरा या इन द वर्ल्ड, संसार में, द इविल्स एंड मिजरीज विल सून बी फॉलोड बाय एरा ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, लव एंड ब्यूटी। It means the happiness will be followed by sadness and the sadness will be followed by happiness. सिंपल से वर्ड में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आना आना निश्चित है। तो लास्ट 3 लाइन में बहुत अच्छा मैसेज देता है कि यूनिवर्सल थॉट प्रेजेंट करता है, कि कहता है कि ओ वेस्ट विंड प्लीज अनाउंस माई प्रोफेसी अमॉन्ग द मैनकाइंड। मेरे प्रोफेसी को, मेरे भविष्यवाणी को मैनकाइंड में या ह्यूमन बीइंग में अनाउंस कर दो। क्या अनाउंस कर दो? कि सच एज, जिस तरह से विंटर इज फॉलोड बाय स्प्रिंग, या ऑटम इज फॉलोड बाय विंटर एंड विंटर इज फॉलोड बाय स्प्रिंग, इन द सेम वे the problems in our life will be followed by happiness and the happiness is will be followed by sadness। बोलता है जिस तरह से सर्दी के बाद वसंत और वसंत के बाद पतझड़ के बाद सर्दी और सर्दी के बाद बसंत आता है, ठीक उसी तरह से हमारी लाइफ में भी दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता रहेगा। सो बी होपफुल, क्या रहो? आशावादी बनो। एंड बी हैप्पी, खुश रहो, ऐसा वो मैसेज देता है। तो आई होप जो लास्ट कैंटो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ अपनी 5 कैंटोज कंप्लीट होती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 1 बाय 1 कैंटो वाइज इसको वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, बट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी, ओके? So, in this lecture, I am going to end it. Okay.